हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। बच्चों, हम हमारे इतिहास पाठ का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ठीक है, इस चैप्टर के हमने 2 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि कंपनी को किस तरह से दीवानी हासिल हो गई थी और उसकी आमदनी के बारे में। फिर खेती में सुधार की जो व्यवस्था की गई थी, उसमें स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था कानून। इसके अलावा एक नई व्यवस्था जो लागू की गई थी 1822 में तैयार की गई थी, जो महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया था। इसके अलावा हमने रैयतवारी जो मुंड्रो व्यवस्था भी कहा गया, इसे हमने पढ़ा था। इसके अलावा हम लास्ट क्लास में जहाँ पे हमने टॉपिक हमने फिनिश किया था, छोड़ा था, तो वो हम पढ़ रहे थे कि भारत जो उस समय दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। ठीक है, तो इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ने वाले हैं कि भारतीय जो नील की मांग इतनी क्यों थी। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय जो इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक जो कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का ही इस्तेमाल कर रहे थे। भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी, इसलिए कीमत भी ऊंची थी। यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीला रंग बनाने के लिए वोड नाम के एक पौधे पर निर्भर रहना होता था। देखिए, जो भारतीय नील था, मतलब उसका निर्यात बहुत कम हो रहा था। ठीक है, और जो बाहरी देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, और वहाँ पे कपड़े का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा था। कपड़े का उत्पादन ज़्यादा था तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसको रंगाई की भी ज़रूरत पड़ेगी। रंगाई की ज़रूरत थी तो नील की आवश्यकता हुई। इसलिए भारत से तो नील का निर्यात कम हो रहा था, इसलिए उन्होंने वहाँ का जो एक वॉड नाम का एक पौधा था उस पर डिपेंड थे, वो उस पर निर्भर रहते थे। जो वॉड पौधा था वो शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था और नील उष्ण कटिबंधीय इलाकों में होता था। ठीक है, शीतोष्ण क्षेत्र में होने के कारण वॉड यूरोप में आसानी से मिल जाता था और उत्तरी इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के कई हिस्सों में उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वॉड उत्पादकों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वे नील की आयात पर पाबंदी लगा दे। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे, क्योंकि नील जो था वो बहुत ज़्यादा चमकदार और नीला रंग मिलता था नील के पौधे से, और वोड से जो रंग मिलता था वो कैसा होता था, बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील की आयात पर पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियन द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश, वेनेजुएला में स्पेनिश लोग क्या करते थे, नील की खेती करने लग गए थे। मतलब बाहरी देशों में भी इसकी खेती शुरू हो गई थी। और उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और ज़्यादा बढ़ गई थी। ब्रिटेन में क्या हो गया था, औद्योगिकरण शुरू हो चुका था। उससे कपास उत्पादन में भी इजाफा हुआ, और कपास उत्पादन में इजाफा हुआ तो कपड़ों की रंगाई भी की मांग भी बढ़ गई, जिससे नील की मांग भी बढ़ गई। और फिर उस समय अचानक क्या हुआ कि वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका, वहाँ से जो आपूर्ति होती थी वो कुछ कारणों से बंद हो गई, और 1783 से 1789 के बीच में दुनिया का नील उत्पादन क्या हो गया, आधा रह गया। अब लोगों की नज़र किस पे गई, भारत पे गई, क्योंकि भारत में नील का अच्छा उत्पादन था। ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश करने लग गए। ये दूसरा स्रोत कौन सा था, नील कहाँ से मिल सकता था, इसलिए भारत से। तो भारत में ब्रिटेन की दिलचस्पी क्या हो गई, बढ़ने लग गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी फिर क्या करने लग गई, नील की खेती के तरीके ढूंढने लग गई। कहाँ, भारत में। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लग गई थी। बंगाल में पैदा होने वाला जो नील था वो दुनिया के बाजारों में छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा कितना था, 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक जो एजेंट थे वो इसमें अधिक पैसा लगाने लग गए, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया तो अधिकारी क्या किए, अपनी नौकरियां छोड़ के नील के कारोबार पर ध्यान देने लग गए। भारी मुनाफा हुआ तो इसी उम्मीद में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड के लोग भी बहुत सारे कहाँ आ गए, भारत में आ गए, और उन्हें नील के बागान लगा दिए। और हालांकि और इतना भी कि जिनके पास पैसा नहीं था उसकी पैदावार के लिए नील की, तो उन्हें भी कंपनी क्या देने लग गई, नए नए बैंक कर्जे देने को
तैयार हो गई थी। अब देख लेते हैं कि नील की जो खेती है वो होती किस तरह से है। देखिए इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो निज और एक रैयती। निज खेती की व्यवस्था में क्या होता है कि जो मालिक होता है बागान का वो खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करता है, या फिर कोई ज़मीन खरीद लेता है, या फिर ज़मीन दूसरे जमींदार से भाड़े पे ले लेते थे और मजदूरों से को लगवा कर नील की खेती करवाते थे। अब देखिए इसमें भी बड़ी समस्याएं आती थी जो निज खेती थी। अब क्या क्या समस्याएं थी वो देख लेते हैं हम, कि बागान मालिक जो होते थे निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किलें आ रही थी। नील की खेती में सिर्फ उपजाऊ ज़मीन ही में ही नील की खेती हो सकती थी, और ऐसी ज़मीनों पर आबादी ज़्यादा थी पहले से ही उपजाऊ ज़मीनों पर। यहाँ छोटे मोटे खेत ही थे जो उनके हिस्से में आते थे। नील की खेती के लिए बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह ज़मीन उन्हें कहाँ से मिल सकती थी। फिर उन्होंने क्या किया, फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवाना शुरू किया। इससे क्या हुआ, दोनों में टकराव उत्पन्न हो गया। मजदूरों का इंतज़ाम भी आसान नहीं होता था, क्योंकि बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान क्या करते थे, धान की खेती में व्यस्त रहते थे। और इसके अलावा हल और बैलों की भी बहुत ज़रूरत होती थी, क्योंकि 1 बीघा नील की खेती के लिए क्या चाहिए होता था, 2 हल चाहिए होते थे। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते, तो इसका मतलब देख लो आपकी 1000 बीघा है तो 2000 हलों की ज़रूरत थी। और इतने हलों का एक साथ मिलना, इनका रखरखाव बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, क्योंकि उस समय उन्हें भी खेती में अपनी चीज़ों की ज़रूरत होती थी। नील के उत्पादकों की ज़रूरत उस जब होती थी उससे उन्हें हलों की, उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते रहे, और इस व्यवस्था के तहत नील की जो पैदावार है 25% से भी कम ज़मीन आती थी, और बाकी ज़मीन जो थी रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। अब हम रैयती व्यवस्था को देख लेते हैं कि रैयती की ज़मीन पर नील की खेती कैसे। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक जो थे रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे। ठीक है, कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य करते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत करते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत की अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करना, बीज बोना और फसल की देखभाल का जो जिम्मा था वो काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी, रैयत का नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। जो किसान पहले इन कर्जों के से बड़े आकर्षित होते थे, ठीक है, कि उन्हें कर्जा मिल जाएगा और वो खेती कर लेंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लग गया कि ये व्यवस्था कितनी कठोर है, और जो कीमत नील से उन्हें मिलती थी वो बहुत कम थी, और कर्जा जो था उनका धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अब सबसे पहले बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील की खेती में सबसे बड़ी परेशानी क्या आती थी कि उसकी जड़ें जो होती है बहुत गहरी होती थी नील की, और वो मिट्टी की सारी ताकत को खींच लेती थी, एब्जॉर्ब कर लेती थी, और इसके बाद में दूसरी फसल की खेती करना मुश्किल हो जाता था। फिर धान की खेती करना मुश्किल हो जाता था किसानों के लिए, सिर्फ नील की ही खेती कर पाते थे, क्योंकि नील की कटाई के बाद धान की खेती नहीं कर सकते थे, क्योंकि मिट्टी की उर्वरता जो होती थी वो खत्म हो जाती थी। ठीक है, अब इस आपकी जो पाठ्य पुस्तक है एक में चित्र दिया हुआ है, इसमें कुछ कि नील की खेती देखो बताया गया है किस प्रकार से होती थी। एक नील का कारखाना है, विलियम स्पेंसन का ये चित्र है 1863 का। किस तरह से नील को तैयार किया जाता था, नील के पौधों से नील को तैयार किया जाता था। नील आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। नील के जो गांव थे, कटाई के बाद नील के पौधों को कारखानों में स्थित वैट्स या हौद में पहुंचा दिया जाता था। फिर रंग बनाया जाता था। रंग बनाने के लिए 3-4 कुंडों की जरूरत होती थी। प्रत्येक हौद का अलग अलग काम होता था। ठीक है, नील के पौधे से पत्तियों को तोड़ के एक कुंड में गर्म करके कई घंटों तक डुबोया जाता था। फिर पौधे किण्वित होते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था, उस द्रव्य को दूसरे में छान दिया जाता था। दूसरा हौद ठीक उसके क्या होता था, नीचे होता था। अब दूसरे हौद में घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था, और उस पर फिर चूने का पानी डालते थे, जिससे क्या था कि धीरे नील की पपड़ियाँ वो नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल जाता था। फिर उसे छान लिया जाता था और जमी हुई जो नील होती थी उसकी लुगदी को दूसरे कुंड में डाल दिया जाता था और निचोड़ कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। ठीक है, इस तरह से नील को तैयार किया जाता था। तो ये चैप्टर आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है,
तो आगे इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट हमारी क्लास जो होगी, नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो इससे संबंधित थोड़ा सा यहाँ तक एक ही पार्ट होगा, उसके बाद में थर्ड पार्ट हमने कर लिया है, फोर्थ 4 पार्ट हो जाएंगे आपके मतलब इस चैप्टर में, ठीक है। फिर ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा ही टॉपिक आपका बचता है कि नील की जो खेती थी, इसके लेकर नील विद्रोह हुआ था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वो चैप्टर हम नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें कंप्लीट कर लेंगे। ओके बच्चों, और इसके प्रश्न उत्तर आप करते रहिएगा और अपनी नोटबुक में और लर्न भी करते रहना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।